एपिसोड 21 के फर्स्ट सीन में मामाओ वैद के साथ दवाई के स्टोर को साफ करती है ताकि उनमें हवा ना लगे। फिर इसके बाद ये दोनों सारा काम निपटाते हैं और ये वैद मामाओ को मिठाइयाँ खाने को देता है। तभी मामाओ सोचती है ये पक्का अमीर घराने से है, वरना इस टाइम स्वीट पोटैटो का सीजन नहीं है और ये पेपर का यूज ये प्लेट की तरह करता है। तभी इतना सोचते ही मामाओ यहाँ पर नोटिस करती है कि ये पेपर कोई आम पेपर नहीं है। तभी वैद कहता है लगता है तुम्हें इसके बारे में पता है, हमारा परिवार इसे बनाने में गांव वालों से आगे है, आखिरकार हम महल के व्यापारी जो है। मामाओ सोचती है ये तो कमाल हो गया, मैं इन्हें जानती हूँ इसलिए मुझे इस पर छूट मिल सकती है। वैद कहता है हम इसे काफी बनाया करते थे क्योंकि इससे हमें मुनाफा होता था, हमने दूसरे मटेरियल का यूज करा पर उससे हमारा व्यापार बर्बाद हो गया। इसे हमने कई देशों में भेजा है लेकिन पिछले राजा के पेड़ काटने पर लगाई पाबंदी के बाद हमने दूसरे मटेरियल का यूज करा पर उससे हमारा व्यापार बर्बाद हो गया। इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं बचे और मेरी बड़ी बहन को रियर पैलेस जाना पड़ा। मेरी छोटी बहन को यहाँ ना आना पड़े इसलिए उसकी जगह मैं यहाँ आ गया। हिजड़ा बनना फायदेमंद तो नहीं था पर इसमें पैसा काफी है। इन सब चीजों के बाद भी मैं अपनी बड़ी बहन से कभी भी नहीं मिल पाया। तभी मामा ये सब सुनकर सोचती है इन्होंने काफी कुछ सहा है। फिर इसके बाद हम लिहाकू को देखते हैं जो उन दो लड़कियों की बात सुनकर परेशान होता है और पारिन के बारे में सोचने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में मामा दोबारा सफाई करने के लिए वैद के पास आती है और वैद उसे अपनी छोटी बहन का एक खत दिखाते हुए मामा को बताता है हमारा परिवार अब व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ज्यादा पेपर बनाने का कोई आइडिया नहीं है। तभी इसी दौरान मामा ये पेपर चेक करके सोचती है ये सच में महल में यूज करने लायक नहीं है। तभी इतना सोचते ही मामा कहती है क्या उनको ज्यादा पेपर बनाने के लिए कोई सीक्रेट मिला है। वैद कहता है नहीं, दरअसल बात यह है कि उन्होंने अब हार्ड काम बैलों से करवाना शुरू कर दिया है। तभी ये बात सुनकर मामा ये पेपर को टच करके सोचती है इसमें ना मिलावट है ना ही फाइबर अच्छे से पिसे हैं और इसकी मोटाई भी सही नहीं है, दरअसल इसमें मजबूती की कमी है। तभी इतना सोचते ही मामा सोचती है आपके परिवार वालों ने इसे बनाने में कौन से चेंजेस किए हैं। वैद कहता है मेरे परिवार के पास इंग्रेडिएंट्स को पीसने और ग्लू बनाने का एक खास तरीका है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो सीक्रेट है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि हम ग्लू को काऊ के जमा किए स्प्रिंग वाटर के पानी से सख्त करते हैं जिससे नमी बरकरार रहती है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये सीक्रेट है। मामा सोचती है अच्छा काऊ स्प्रिंग वाटर, और इतना सोचते ही उसे कुछ समझ आता है और वो कुछ निकालते हुए वैद से पूछती है क्या तुम उबले पानी का इस्तेमाल ग्लू के लिए करते हो। वैद कहता है नहीं, हम उसके लिए आटा और पानी मिलाते हैं ताकि वो ठोस बन सके। तभी इतना कहते ही वैद को पता चलता है कि उसने अपना सीक्रेट बता दिया है। मामा कहती है टेंशन मत लो, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी इतना कहते ही मामा पूछती है वो लोग आखिर बैलों को कहाँ रखते हैं। वैद कहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तभी इसी दौरान मामा अरारोट का दलिया बनाकर वैद को देती है और वैद जैसे ही इसको पीने की कोशिश करता है पर वो इसे पी नहीं पाता और कहता है तुमने इसमें गलत मटेरियल यूज किया है जिससे ये इसमें चिपक गया है, मैं इसे ऐसे नहीं खा पाऊंगा। तभी मामा ये बात सुनकर अपनी चम्मच चाट कर दलिये को हिलाने लगती है जिससे वो दलिया हिलने लगता है और मामा वैद को भी यह तरीका यूज करने को कहती है। तभी मामा के इतना कहते ही वैद भी इस तरीके का यूज करता है और इसे खाकर कहता है ये तो अब चिपचिपी नहीं है। मामा कहती है बिल्कुल सही कहा, अरारोट का दलिया ग्लू जैसा है। तभी वैद कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मामा सोचती है ये तो इशारा भी नहीं समझ सकता। तभी इतना सोचते ही मामा यहाँ पर वैद को सिंपल तरीके से बताते हुए कहती है बैलों के मुंह में बहुत सारा थूक होता है, इसलिए आप पता करो कि बैलों को पानी कहाँ से मिल रहा है। तभी ये बात सुनकर वैद को सब कुछ समझ आता है और वो ये बात बताने के लिए अपनी छोटी बहन को खत लिखने लगता है और मामा वैद को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मामा को रियर पैलेस में देखते हैं जहाँ उसके पहुंचते ही होंग यांग उसे बताती है कि किसी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तभी ये बात सुनकर मामा उस शख्स से मिलने जाती है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लिहाकू होता है जो मामा उसे पूछता है मुझे बताओ एक सेविका को खरीदने की क्या कीमत है क्योंकि मैंने सुना है वहाँ तीनों राजकुमारियों में से किसी एक को खरीदा जा रहा है। मामा सोचती है अच्छा तो ये इसलिए परेशान है, आखिर एक सेविका एक कोठे से कितना कमा
कमा सकती है ये उस पर निर्भर करता है। और इतना सोचते ही मामाओ कहती है पारिन को दो लोग काफी लंबे समय से खरीदना चाहते हैं। पहला एक अमीर बूढ़ा व्यापारी है जो अपनी ऐसी हालतों में भी वार्डिग्रीस हाउस आता है, और दूसरा एक 30 साल का हाई रैंक का अधिकारी है जिसके बारे में पारिन कहती थी कि वो पलंग तोड़ के खेल में अच्छा था, लेकिन चिंता की बात ये थी कि वो अगली सुबह तक थका हुआ लगता था। लियाको कहता है थका हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है? मामाओ कहती है पारिन एक अच्छी डांसर नहीं बल्कि वो बिस्तर पर भी आसानी से हार मारने वालों में से नहीं है। अगर उसकी प्यास न बुझे तो वो किसी को भी झपट लेती है। वो एक बहुत बड़ी हफ्सी है। मामाओ कहती है मेरे पिताजी जब मुझे वार्डिग्रीस हाउस ले गए थे तो उन चारों ने ही मेरा ध्यान रखा था, और पारिन जिसने कभी भी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया था वो दूध पिलाने के काबिल थी। आखिर वो मेरी माँ जैसी थी, भले ही वो एक हफ्सी क्यों ना हो। तभी मामाओ इतना कहते ही सोचती है ये जानता है वो क्या काम करती है, इसके बाद भी ये उससे प्यार करता है। ये एक बेवकूफी हो सकती है पर ये ईमानदार और मेहनती है जिन्होंने अपने प्यार के लिए प्रमोशन पाया है, और यही नहीं इनमें कमाल का स्टैमिना भी है। तभी इतना सोचते ही मामाओ लियाको से उसकी सैलरी के बारे में पूछती है, और इतना कहते ही मामाओ को लियाको से पता चलता है कि लियाको साल का 1200 या 1000 सिल्वर कमाता है। तभी मामाओ के इतना पता चलते ही मामाओ कहती है ये तो बहुत ही कम है, उसके लिए आपको 10,000 सिल्वर लगेंगे, वो भी कैश। तभी ये अमाउंट सुनकर लियाको के होश उड़ जाते हैं, और मामाओ कहती है वो वार्डिग्रीस हाउस की रानी है और वहाँ की लो रैंक की सेविका की कीमत भी 400 सिल्वर होती है। लियाको कहता है मैं पैसे इकट्ठा कर भी लूं, इसकी क्या गारंटी है कि मैं उसे खरीद पाऊंगा। मामाओ कहती है आपको ये जानना है कि आप उसे खरीद पाओगे या नहीं, और इतना कहते ही मामाओ कहती है आप अपने कपड़े उतार दो। तभी लियाको कहता है इससे मैं ठुकराने से बच जाऊंगा। मामाओ कहती है मुझे बस इतना पता है उसे कैसे शरीर वाले मर्द पसंद है। तभी ये बात सुनकर लियाको अपने कपड़े उतारता है और मामाओ उसको देखने लगती है और उससे उसकी पैंट भी उतारने को कहती है। तभी मामाओ के इतना कहते ही लियाको अपनी पैंट भी उतार देता है, और फिर इसके बाद मामाओ लियाको को कुछ पोसेस करने को कहती है, जिसके बाद लियाको एक के बाद एक अलग अलग तरह के पोसेस करके मामाओ को दिखाता है, और मामाओ उसे देखकर सोचती है पारिन की भी अपनी एक पसंद है और इनकी बॉडी बिल्कुल सही है, ये एक मिलिट्री के शख्स की तरह ट्रेनिंग करते हैं। तभी इसी दौरान बाहर से दो सेवक ये सब बातें सुनने लगते हैं। तभी इसी दौरान यहाँ जिंसी भी आ जाता है, और अंदर मामाओ लियाको को देखकर सोचती है इसकी मसल्स अच्छी है, इसे एक मौका मिल सकता है, अब बस एक चीज चेक करना रह गई है। और इतना सोचते ही मामाओ लियाको से उसकी चड्डी भी उतारने को कहती है। तभी ये बात सुनकर लियाको घबरा जाता है और जिंसी यहाँ अंदर आकर मामाओ को देखकर चौंक जाता है और गुस्से में कहता है ये सब यहाँ क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम मामाओ को जिंसी के ऑफिस में देखते हैं। तभी इसी दौरान जिंसी मामाओ से पूछता है वो सब क्या था और वो बंदा नंगा क्यों था, तुम वहाँ आखिर कर क्या रही थी। मामाओ सोचती है खूबसूरत लोगों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, और इतना सोचते ही मामाओ कहती है उसने मुझसे किसी चीज के लिए हेल्प मांगी थी, वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, मैं बस उसे देख रही थी ताकि मैं पता कर सकूं उसका शरीर काफी है या नहीं, और इसके लिए खुद से जांच करना इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तभी जिंसी ये बात सुनकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और मामाओ सोचती है आखिर में मैं उसके हथियार पर नजर डालना चाहती थी जिससे पता चल जाता पारिन उसे रिजेक्ट करेगी या नहीं। तभी मामाओ के इतना सोचते ही जिंसी मामाओ से कहता है तो तुम्हारा उस बंदे के बारे में क्या कहना है। मामाओ कहती है वो हर दिन ट्रेनिंग करते हैं और वो दूसरे बंदों से अच्छे फाइटर भी हैं। जिंसी कहता है क्या तुम किसी के शरीर को देखकर बता सकती हो कि वो कैसा है। मामाओ कहती है बिल्कुल, आखिर में एक अपोथेकेरी हूँ, मैंने ये सब सीखा है और उन कस्टमर को भी देखा है जो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी ये बात सुनकर जिंसी यहाँ पे थोड़ा स्टाइल दिखाते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरा शरीर देखो। तभी ये बात सुनकर मामाओ सोचती है ये क्या, मुझे लगता है ये शायद लियाको से जल रहे हैं, इसलिए ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि ये लियाको से ज्यादा सुंदर है। इनका एक सुंदर शरीर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जब इनके डोले शोले देखे थे तो मैं भी हैरान हो गई थी, पर इनके पास एक चीज नहीं है। और इतना सोचते ही मामाओ कहती है आपके शरीर को देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास एक खास चीज है ही नहीं। तभी ये बात सुनकर जिंसी और गाओसुन चौंक जाते हैं और मामाओ कहती है
है, आपका मेरी बहन के साथ कोई मैच नहीं है। तभी ये बात सुनकर जिनसी चौंक जाता है और फिर इसके बाद जिनसी को मामाओं से लिहाको के बारे में सब पता चल जाता है और उसका शक भी दूर हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जिनसी लिहाको से मिलता है और उससे कहता है, तुम पारिन से प्यार करते हो और तुम उसे खरीदना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 सिल्वर दूंगा। तुम काफी काबिल और बहुत ही मेहनती भी हो। क्या तुम एक हाई रैंक के अधिकारी से अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहोगे? लिहाको सोचता है शायद मामाओं ने इन्हें ये सब बताया होगा। इनका नाम शायद जिनसी है, जिन्हें पूरे देश में सबसे सुंदर कहलाया जाता है। तभी इतना सोचते ही लिहाको जिनसी से कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आपका ऑफर ठुकराने लायक नहीं है। आपके लिए शायद वो एक आम सेविका हो सकती है, पर मेरे लिए वो मेरी दुनिया है। दूसरे के दिए पैसे से पत्नी का स्वागत करना ये सही नहीं है। ऐसे तो मैं एक मर्द कहलाने के लायक रहूंगा ही नहीं। तभी जिनसी लिहाको की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और उससे माफी मांगकर कहता है, हमारा दोबारा जल्दी मिलना हो सकता है, हमें दोबारा जल्दी बात करने की जरूरत पड़ सकती है। और इतना कहते ही गासुन जिनसी यहाँ से चले जाते हैं और लिहाको यहाँ से भागते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता मैं उसे देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं उसे खत जरूर लिखूंगा और पता करूंगा कि वो क्या सोचती है। उसका जवाब क्या होगा मुझे उसका डर नहीं है। उसका जवाब सुनने के बाद मुझे उसके शब्दों पर विश्वास करके अपने दिन काटने में मदद मिलेगी। तभी इसी दौरान हम मामाओं को देखते हैं जो पारिन को एक खत लिखती है और दूसरी तरफ लिहाको भी वार्डेग्रीस हाउस पहुंचकर पारिन को अपना खत एक बच्चे के हाथों भिजवा देता है और पारिन को हर जगह देखने लगता है। तभी इसी दौरान हम पारिन को देखते हैं जो लिहाको को छुपकर देख रही होती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम लिहाको को देखते हैं जो कहता है, मुझे उस तरीके पर विश्वास करना है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ मामाओं को पारिन का खत मिलता है जिसमें पारिन मामाओं को बताती है, मुझे बुढ़िया की फिक्र नहीं है, वो मुझसे क्या बोलेगी, मैं अपने राजकुमार का मेरे लिए आने का वेट कर रही हूँ। तभी मामाओं सोचती है जैसा मैंने सोचा था, अगर पारिन भी लिहाको को पसंद करती है तो उसे 10,000 सिल्वर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी इतना सोचते ही मामाओं को पता चलता है कि एक शख्स ने वार्डेग्रीस हाउस में खरीदने की बात की थी। तभी इतना सोचते ही मामाओं को पारिन की एक और बात पता चलती है जिसमें लिखा होता है कि वार्डेग्रीस हाउस में एक आदमी ने खरीदने की बात की थी और मुझे लगता है कि नौकरानियों को ये बात सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी ये बात पढ़कर मामाओं को पारिन की बात पर यकीन नहीं होता है और वो सोचती है नौकरानी को कोई गलतफहमी नहीं हुई होगी, आखिरकार वो शख्स कौन हो सकता है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ लाकन का सेवक उसे बताता है कि मीटिंग शुरू होने जा रही है। तभी ये बात सुनकर लाकन कहता है नीला गुलाब और इतना कहते ही लाकन मुस्कुराने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।